please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई में कल से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए बीएमसी ने वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग को हटाने लगे। ये लोग पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ता राजभवन में घुसने की कोशिश करते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ हिंदुस्तान आवामी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजभवन में नहीं घुसने दिया और प्रदर्शनकारियों को पीछे हटा दिया। इससे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान में जुटे और हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार होश में आओ, पेट्रोल गैस का दाम कम करे और इसको जीएसटी के दायरे में लाए, यही मांग है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली और दलितों पर अत्याचार की घटनाओं का भी विरोध किया। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में शांति के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है, बशर्ते उन्हें देश के संविधान में विश्वास हो। पहले दिन जब मैं कश्मीर में आया था, उस समय मैं कहा था कि मैं सभी स्टेक होल्डर से बात करना है। मैं अपने स्टेटमेंट को आज तक जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में अथवा होल कंट्री के कंटेक्स्ट में कभी चेंज नहीं किया। जो एक बार बोलता हूं फॉर्मली मैं उसी पर जो है बिल्कुल टिके रहता हूं। आतंकी संगठन भी अगर आते हैं देश के संविधान के दायरे में आकर हथियार रख के बात करते हैं तो सरकार बात करती है। ये बार बार गृह मंत्री जी ने कहा है, सरकार की यही धारणा है। ताइवान में एक फौजी हेलीकॉप्टर से बहुत से लाल हेलमेट वाले सैनिक उतरे और उन्होंने एक खुले मैदान में मोर्चा संभाल लिया। चीन से अलग अपनी सरकार चलाने वाले ताइवान ने चीन के हमले की स्थिति में उसे जवाब देने की फौजी ताकत को अपने ताइचुंग एयरबेस पर जांचा परखा, जिसकी शुरुआत हेलीकॉप्टर से आए लाल हेलमेट पहने हुए सैनिकों के हमले से हुई। उनके मोर्चा संभालते ही वहां पर कई हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। उन्हें लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से जवाब दिया गया। वहीं जमीन पर टैंक हमले का जवाब उन पर गोले दाग कर दिया गया। तभी भारी भरकम चीनूक हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे, जिन्होंने लाल हेलमेट वाले सैनिकों पर हमला बोल दिया। ताइवान की राष्ट्रपति ने भी फौजी अभ्यास देखा और चीन को नाम लिए बिना सख्त पैगाम दिया। इस अभ्यास के दौरान ताइवान ने भारी हथियार से जंग की अपनी क्षमता को भी परखा, जिसमें टैंक, भारी विमान और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। कई मिसाइलें भी दागी गईं। ताइवान ने ऐसा कर हमला करने की अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बीआर पाटिल का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पाटिल कथित तौर पर पार्षदों को केवल हिंदुओं के लिए काम करने को कह रहे हैं। वायरल वीडियो में बीआर पाटिल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्षद सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करें, क्योंकि बीजापुर में हिंदुओं ने ही पाटिल के पक्ष में वोट डाला था। इतना ही नहीं, वीडियो में पाटिल ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया कि टोपी और बुर्का वाला कोई भी उनके दफ्तर में न आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में पहली बार इफ्तार पार्टी दी। पिछले साल सालाना इफ्तार पार्टी की परंपरा खत्म करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने का पर्दाफाश कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा से अयोग्य ठहराए गए शरद यादव के वेतन और हवाई यात्रा समेत दूसरे भत्तों पर रोक लगाते हुए फिलहाल सरकारी बंगले में रहने की इजाजत दे दी। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। खबर है कि एयर इंडिया की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से कर्मचारियों के वेतन में लगातार तीसरे महीने देरी हुई और कोई खरीदार नहीं मिलने की वजह से मई का वेतन अब तक नहीं दिया गया है। करीब 21,000 करोड़ का कर्ज चुकाने में नाकाम रही वीडियोकॉन कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने याचिका स्वीकार कर ली, यानी अब उसके खिलाफ दिवालिया कानून का केस चलेगा। यूपी के नोएडा में एक स्कूल के प्रिंसिपल दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों को मनाने में जुटी है। इसी मुहिम के तहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष ने शिवसेना की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि पार्टी आने वाले सभी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। ऐसा है कि आने वाले सभी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और उस रिजोल्यूशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष की पहल के बावजूद शिवसेना के तेवर नरम नहीं पड़े, लेकिन एनडीए के अहम सहयोगी जेडीयू ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की इस पहल का स्वागत किया। नए सिरे से अच्छे रिश्ते बनाए जाए और उनको भी वही सम्मान मिले जैसे सहयोगी दलों को मिलना चाहिए, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े। तो हम तो स्वागत करते हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर टकराव की खबर है, इसलिए एनडीए के पूर्व सहयोगी रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एनडीए पर हमला बोलने से नहीं चूके। सब अपने अपने रास्ते पर हैं, तो कहा जा सकता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में एनडीए में मचे घमासान पर कांग्रेस नेता टॉम वडक्कर ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया। इनके अलायंस पार्टनर्स तो है ही नहीं कोई। अब जिसको ढूंढे वो सब कहते हैं कि हम अलग लड़ेंगे, वो आंध्र देख लीजिएगा, तेलंगाना देख लीजिएगा, ये अपने कर्मों का फल है। यूपी के विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। सुरेंद्र सिंह के मुताबिक 2019 के आम चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले सभी दल एक तरफ होंगे, जबकि हिंदुत्व के समर्थक लोग एक तरफ होंगे। सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थक दलों का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, जबकि आम चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये सभी को पता है। मुस्लिम परस्त, विदेश परस्त, एंटी नेशनल मूवमेंट में शामिल होने वाले लोगों का जो सहयोगी दल है, सहयोगी स्वभाव है, वो सब जो है राहुल जी के नेतृत्व में और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में एक स्टेज पर होंगे और राष्ट्रपति सब एक स्टेज पर। परिणाम सामने होगा, उसमें सोचने की बात नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। ये लोग 7 बार से विधायक रहे कांग्रेस नेता रोशन बेग को कर्नाटक सरकार में मंत्री नहीं बनाने से नाराज थे और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए इन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ एक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता रोशन बेग के समर्थन में नारे भी लगाए। गुस्साए समर्थकों ने उनके नेता को मंत्री न बनाने पर कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगा दिया। और चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, अगर इस तरह रोशन बेग को सैंक्शन किया तो 2019 में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने धमकी दी कि रोशन बेग को मंत्री न बनाने का खमियाजा कांग्रेस को 2019 में भुगतना पड़ेगा। आज से कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। मानसरोवर पर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव धाम है। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर भगवान शिव का स्थायी निवास है और यही कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार ये यात्रा नाथुला दर्रे के रास्ते पूरी की जा सकेगी। पिछले दिनों भारत के आग्रह पर चीन ने ये रास्ता खोल दिया था। इस बार 1580 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे, जो 18 जत्थों में होंगे। एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की तमाम कोशिश नाकाम रही। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया को खरीदने में निजी एयरलाइन कंपनियों की दिलचस्पी कम होने की सबसे बड़ी वजह एयर इंडिया की बैलेंस शीट है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया पर भारी भरकम कर्ज इसका सबसे बड़ा कारण है। एयर इंडिया के विमानों पर 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा कंपनी पर अलग अलग एजेंसियों का कुल 31,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कुल मिलाकर यह कर्ज 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो एयर इंडिया को खरीदने पर विचार कर रही किसी भी कंपनी को डराने के लिए काफी है। बड़ी समस्या एयर इंडिया के काम के तौर तरीके हैं। एयर इंडिया के पास कुल 115 छोटे बड़े विमान हैं और एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 27,000 है, जिनमें ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। औसतन एक विमान पर कंपनी के पास 234 कर्मचारी हैं। बाकी एयरलाइन कंपनियों के मुकाबले ये गिनती कहीं ज्यादा है। इंडिगो औसतन केवल 111 कर्मचारियों से एक विमान उड़ाती है। जेट एयरवेज एक विमान उड़ाने के लिए 142 कर्मचारियों का इस्तेमाल करती है। यानी किसी भी निजी एयरलाइन को एयर इंडिया से मुनाफा कमाने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने होंगे, जिसमें कंपनी को सरकारी दखल मंजूर नहीं होगा। जबकि विनिवेश के बावजूद सरकार एयर इंडिया में 24% हिस्सेदारी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन कंपनियों के सामने यह भी साफ नहीं है कि 24% सरकारी हिस्सेदारी के बाद सरकार की भूमिका एयर इंडिया में क्या होगी।
यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने के मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। दरअसल लखनऊ के रहने वाले अभिषेक गुप्ता ने मुख्य सचिव एसपी गोयल पर पेट्रोल पंप के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की एवज में 25 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अभिषेक गुप्ता ने राज्यपाल को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद राम नाईक ने मुख्यमंत्री को जांच के लिए कहा है।